उसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज सब को फॉलो किया, टेक्स्ट बुक का टेस्ट भी मैंने ज्वाइन किया और सेल्फ प्रिपरेशन किया, क्योंकि जो भी है टेक्निकल पार्ट्स जो भी है मैंने डिप्लोमा के सेशन में ही 3 साल में वो पढ़ा था, बस सिर्फ उसका रिवीजन कर रहे थे। और ग्रुप डिस्कशन और फ्रेंड्स के बीच रह के टेक्निकल पार्ट्स का वो डिस्कशन होता था। 4-5-10 लड़के का एक ग्रुप होता था, वहाँ पे हम लोग आपस में क्वेश्चन सब बनाते थे, उसका फिर सॉल्व करते थे, डिस्कशन सब करते थे। ग्रुप डिस्कशन एकदम मस्ट जरूरी है। अगर आप जरूरी नहीं है, अगर आपके पास 10 लड़के नहीं है, अगर आप रूममेट भी हैं, अगर आपके पास 2 हैं, 2 आदमी एक जगह रहते हैं, तो वहाँ भी आपस में ग्रुप डिस्कशन करें। ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस लॉन्ग टर्म तक माइंड में सेट रहते हैं आपस में डिस्कशन करने। कुछ लोग CBT 1 को ही सिर्फ दिमाग में लेके चलते हैं और बोलते हैं कि जब इसका रिजल्ट हो जाएगा मेरा सिलेक्शन होगा, CBT 1 में होगा कि नहीं होगा, इसके लिए वो CBT 2 का छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, साथ लेके चलना है सबको, और अच्छा से तैयारी करने से होगा ही, एकदम होगा। अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं, टेक्निकल साथ लेके नहीं चलते हैं, तो उसके बाद फिर आपको बहुत कम समय मिलेगा। CBT 1 में हमने 71 स्कोर किया था, RRB कोलकाता से हम थे। नॉर्मलाइज होके 1 मार्क्स बढ़ा था, 72 आया था हमको। CBT 2 में हमको 111 मार्क्स आए थे। मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से था, उससे 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमने उसमें 85 मार्क्स स्कोर किए। सब लोग मैथ रीजनिंग तो जनरली सब एक लेवल में तैयारी कर लेते हैं, और मायने रखता है ये किसी का अगर करंट अफेयर्स थोड़ा ठीक ठाक है या जीके ठीक ठाक है तो 15 मार्क्स थोड़ा मायने रखता है। अगर 10 मार्क उसमें आप ले आते हैं तो बहुत वो वैल्यूएबल होता है। न्यूमेरिकल पोर्शन को देखना पड़ेगा, क्योंकि CBT 1 में और CBT 2 दोनों में RRB आपको एक वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउ करता है कंप्यूटर पे, तो इस हिसाब से कुछ क्वेश्चन सब न्यूमेरिकल टाइप का पूछा जाता है। फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन सब रहता है, वर्क पावर एनर्जी हो गया आपका, टाइम डिस्टेंस, ये सब में कुछ न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन रहता है। फिर केमिस्ट्री से भी रहता है कुछ क्वेश्चन सब। बायोलॉजी में तो सब चीज़ याद रखने का चीज़ है। फ्रेंड्स, यदि आप रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथ के लिए किरण पब्लिकेशन की ये वाली किताब ले सकते हैं। इसमें आपको 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके साथ ही इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। इसी प्रकार से आप रीजनिंग के लिए ये वाली किरण पब्लिकेशन की किताब ले सकते हैं। इसमें आपको 8700 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं और साथ ही उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। इसके साथ जनरल स्टडीज और जनरल साइंस के लिए आप ये वाली किताब ले सकते हैं। इसमें भी आपको 3800 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, यानी एक्सप्लेनेशन उसका। इसके साथ ही रेलवे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए खान सर की जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से किताब आती है सार संग्रह की, इस किताब को भी प्रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको 27,000 प्लस फैक्ट्स दिए हुए हैं जो कि ईयर वाइज और टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। इसके साथ ही आपका अगर थोड़ा सा भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए किरण पब्लिकेशन की ये NTPC की जो पिछले एग्जाम हुआ है 2021 में, उसका ये सेट ले सकते हैं। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में आता है, इससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डोमिनेंट कंपटीटर्स के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ है रविंदर कुमार जी, जिनका सिलेक्शन RRB JEE से हुआ है 2018 वाली वैकेंसी से, और अभी फिलहाल ये CLW में पोस्टेड है। तो जो भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं विभिन्न एग्जाम की, तो सारी स्ट्रेटेजी जो एग्जाम की होगी वो जानेंगे वीडियो में हम लोग। तो सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में, अपने बारे में बताइए। तो सभी का नमस्ते, मेरा नाम रविंदर कुमार। मैं 2018 JEE बैच में RRB कोलकाता के थ्रू CLW में पोस्टेड हूँ। मैं सहरसा बिहार से बिलोंग्स करता हूँ। मैं डिप्लोमा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ और अभी मैं फिलहाल चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में एज ए जूनियर इंजीनियर काम कर रहा हूँ 2018 से। तो ये आपका मतलब जो तैयारी था वो आप डिप्लोमा के बाद कितने समय बाद आपका ज्वाइनिंग इसमें हो गया? मैंने डिप्लोमा 2018 के जुलाई मंथ में डिप्लोमा मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने टेस्ट सीरीज सब स्टार्ट कर दिया, और सबसे पहले मैंने NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का शुरू किया था प्रिपरेशन। तो उसमें मैंने CBT 1 उसका क्लियर किया। CBT 2 में हम कुछ मार्क्स से छूट गए, 1.5 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद 2018 के दिसंबर में RRB JEE का नोटिफिकेशन आया, लगभग 13,000 पोस्ट के लिए JEE DMS CMA इसके लिए नोटिफिकेशन आया। तो हमने 2018 के दिसंबर में RRB JEE का प्रिपरेशन शुरू कर दिया। उसके बाद 2019 के मई जून
अप्रोक्सीमेटली उसी टाइम में CBT 1 का शुरू हुआ, डेट निकल गया एग्ज़ाम का। तो इसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज सब को फॉलो किया, टेक्स्ट बुक का टेस्ट भी मैंने ज्वाइन किया और सेल्फ प्रिपरेशन किया, क्योंकि जो भी है टेक्निकल पार्ट्स जो भी है मैंने डिप्लोमा के सेशन में ही 3 साल में वो पढ़ा था, बस सिर्फ उसका रिवीजन कर रहे थे और ग्रुप डिस्कशन और फ्रेंड्स के बीच रह के टेक्निकल पार्ट्स का वो डिस्कशन होता था और नॉन टेक्निकल पार्ट्स भी खुद से ही पढ़े। ऐसा नहीं कि जैसे जनरल मैथमेटिक्स है तो उसके लिए किसी टीचर के पास गए, ऐसा नहीं है, वो खुद से ही किए हैं। 10th लेवल का ही रहता है, उसमें कोई ये उतना ये नहीं है। अगर हाँ किसी को लगता है कि नहीं हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वो ज्वाइन कर सकता है थोड़ा 1 घंटा आधा घंटा के लिए। ऑनलाइन भी बहुत सारा कोर्स अवेलेबल है, तो मैथमेटिक्स या इसमें कोई प्रॉब्लम है नॉन टेक्निकल पार्ट्स में तो यूट्यूब से हेल्प लेके पढ़ सकते हैं, उतना कुछ ये नहीं है। अगर कोई इंजीनियरिंग किया है या डिप्लोमा किया है तो नॉन टेक्निकल पार्ट्स को खुद से भी पढ़ सकते हैं। आपका जो मतलब मेजर जो मोड ऑफ प्रिपरेशन रहा है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन रहा है? मेरा प्रिपरेशन मैक्सिमम ऑफलाइन ही रहा। कुछ कुछ चीज़ मैंने ऑनलाइन से भी पढ़ाई किया है, जैसे कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, उसका मेरे पास स्टडी मटेरियल नहीं था तो मैंने ऑनलाइन से उसका वीडियो सब देखा है। और जैसे करंट अफेयर्स, इसके लिए मैंने ऑनलाइन यूट्यूब का हेल्प लिया। और टेक्निकल पार्ट्स तो मैंने खुद से पढ़ाई किया, उसका ग्रुप डिस्कशन से हो गया। तो ये नहीं है, टेस्ट सीरीज सब करते थे और 4-5-10 लड़के का एक ग्रुप होता था, वहाँ पे हम लोग आपस में क्वेश्चन सब बनाते थे, उसका फिर सॉल्व करते थे, डिस्कशन सब करते थे। तो वो आराम से हो गया। ऐसा सिर्फ नॉन टेक्निकल पार्ट जो है, जैसे कि CBT 1 में 15 मार्क्स का पूछा जाता है और CBT 2 के लिए भी, तो ये 15 मार्क्स थोड़ा मैंने रखता है सिलेक्शन के लिए। जनरल अवेयरनेस? हाँ, जनरल अवेयरनेस ये भी मैंने रखता है, क्योंकि सब लोग मैथ रीजनिंग तो जनरली सब एक लेवल में तैयारी कर लेते हैं। और मैंने रखता है ये, किसी का अगर करंट अफेयर्स थोड़ा ठीक ठाक है या जीके ठीक ठाक है तो वो 15 मार्क्स थोड़ा मैंने रखता है। अगर 10 मार्क उसमें आप ले आते हैं तो बहुत वो वैल्यूएबल होता है। तो एक एक करके सारे सब्जेक्ट को जानते हैं हम लोग। जैसे CBT 1 आपका मैथ, रीजनिंग, आपका जनरल अवेयरनेस और साइंस का सेक्शन रहता है, जिसमें साइंस बहुत मेजर पार्ट रोल करता है। वो 30 मार्क्स का रहता है। तो पहले CBT 1 के बारे में जानते हैं। तो अब मैथ के बारे में बताइए कि जो नए बच्चे भी फॉर्म डाले हैं जेई का या ALP या फिर NTPC का डाल रहे हैं, तो वो कैसे प्रिपेयर करें इसको मैथ के? मैथ का प्रिपरेशन के लिए आप RS अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं, सगीर अहमद का बुक को फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपका बहुत अच्छा से एक्सप्लेनेशन है, एग्जांपल्स के साथ दिया गया है। आप उसका थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर उसका एग्जांपल सब बनाइए और उसके बाद एक्सरसाइज सब बनने लगता है। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ हमको हेल्प की ज़रूरत है, उससे नहीं हो पा रहा है कोई एक्सरसाइज, तो उस एक्सरसाइज का आप यूट्यूब से हेल्प ले लीजिए। बहुत सारा भरा हुआ है यूट्यूब पे, इसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। RK यादव सर का जैसे है यूट्यूब पे, मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और वाईफाई स्टडी सबका है, बहुत सारा है, उसमें मैथमेटिक्स का बहुत सारा मिल जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार आपका जैसे रीजनिंग का सेक्शन है उसमें? हाँ, रीजनिंग का सेक्शन है तो उसके लिए एक टॉप स्पीड एडवांस्ड रीजनिंग आता है, उसमें वर्बल नॉन वर्बल बहुत अच्छा से एक्सप्लेनेशन है। मैंने उसी बुक को प्रीफर किया था। और एक परफेक्ट का आता है। ढेर सारा बुक है, किसी एक बुक को अच्छा से प्रिपेयर करने से हो जाएगा, उतना कुछ ये टफ नहीं रहता है रीजनिंग, सिंपल जनरल ही रीजनिंग रहता है और रेगुलर प्रैक्टिस से आराम से हो जाएगा। 25 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, वर्बल नॉन वर्बल दोनों मिला के रहता है, तो हो जाएगा। खुद से प्रिपरेशन करने से भी हो जाएगा। अगर कुछ चैप्टर्स में प्रॉब्लम है तो 2-4 स्टूडेंट अगर एक जगह हैं तो डिस्कशन करके उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे रीजनिंग में कथन निष्कर्ष का मतलब एक सवाल आता है जो पॉसिबिलिटी वाला आता है, 2-3 सवाल उसमें आता है। साथ में आपका सेटिंग अरेंजमेंट का भी पजल का भी सवाल आता है, क्योंकि लेवल बहुत ज्यादा खास बैंकिंग जैसा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आता है तो बच्चे परेशान रहते हैं। तो उसका प्रिपरेशन होगा कहाँ से? हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट्स जैसे हो गया तो ये इसका भी प्रिपरेशन आप वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। अगर टीचर के पास कहीं है, आप पढ़ रहे हैं तो कर सकते हैं। जैसे RRB में हमने एग्जाम दिया था तो सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन शायद नहीं था, ठीक है, पजल से थोड़ा मोड़ा था क्वेश्चन, तो बेसिक सी क्वेश्चन था, उतना टफ नहीं था। जैसे SSC CGL सब में पूछता है या और नॉन टेक्निकल जो भी एग्जाम्स है उसमें पूछता है, उस तरह का नहीं पूछा गया था, मॉडरेट ही क्वेश्चन रहा था। तो हो जाएगा, अगर तैयारी करते हैं ठीक से तो आराम से हो जाएगा। रीजनिंग का 25 क्वेश्चन है तो
25 में 25 मार्क भी आप लेके आ सकते हैं, रीजनिंग का कोई इशू नहीं रहता है उतना। और जीए के बारे में बताइए, जनरल हाँ, अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस एक इसको बोल सकते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है CBT 1 के लिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा सब्जेक्ट आता है इसके अंतर्गत, जैसे कि जनरल आपको जनरल हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इससे और बहुत सारा क्वेश्चन इससे अराइज होता है। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखना है कि 15 मार्क्स पूछेगा, इसके लिए उतना भी ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा इसमें 15 मार्क्स के लिए ध्यान में ये रखना है कि कम से कम अगर आपके पास 7 से 8 मार्क्स भी इसमें आ जाता है तो आराम से आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर इधर आपका रीजनिंग में 25 ले आते, 25 में आप 20 ले आते हैं, फिर मैथ में आपका 30 में अगर आप 25 ले आते हैं, अगर अच्छा से तैयारी करेंगे 25 आराम से आ सकता है। तो इस हिसाब से इधर आपका 30 और 25 में अगर आपका आ गया लगभग 50 के आसपास आ गया, तो इधर आप फिर आपके पास जनरल साइंस है 30 मार्क का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चंस रहेगा। और ये क्वेश्चंस एकदम 10th लेवल का रहता है, ऐसा नहीं कि 12th लेवल का पूछ देगा, ऐसा भी बात नहीं है, 10th लेवल का ही रहेगा। थोड़ा मोड़ा कुछ क्वेश्चंस जाता है उधर 12th की तरफ, तो 12th अगर आप किए हुए हैं तो हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन 10th लेवल का ही रहता है, ये बात श्योर रहे। तो ऐसे अगर जीए के लिए कोई बुक सजेस्ट करना हो? हाँ, जीए के लिए बुक है, सबसे ज़्यादा प्रीफर तो लोग ल्यूसेंट को ही करते हैं। ल्यूसेंट बहुत अच्छा बुक है जीए के लिए। उसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी है, और नॉन जो भी है, ये सिविक्स हो गया, आपको पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ल्यूसेंट में बहुत सारा क्वेश्चन है। ल्यूसेंट करने से हो जाएगा, सफिशियंट है ल्यूसेंट। और उसके अलावा एक करंट अफेयर्स, उसको फॉलो करना होगा प्रीवियस कम से कम 1.5 साल का, 1.5 से 2 साल, 2 साल बहुत हो गया, 1.5 साल तक अगर आप अच्छा से प्रिपेयर करते हैं करंट अफेयर्स का, तो ये बात तो सब जानते हैं, करंट अफेयर्स बहुत अथाह चीज़ है। तो करंट अफेयर्स 1.5 साल तक रेगुलर रिवीजन करने से 1.5 साल का लगभग कुछ क्वेश्चंस उसमें टकरा सकते हैं। तो मतलब जीए के लिए सिर्फ ल्यूसेंट या और कुछ भी पढ़ना पड़ेगा शायद? हमने तो ल्यूसेंट ही पढ़ा था, हमको लगा ल्यूसेंट सफिशियंट है, ल्यूसेंट ठीक है। अगर ज़्यादा बुक लेते हैं तो आपको फिर टेक्निकल भी पढ़ना है, उसके लिए थोड़ा उस तरह से अपना स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। ल्यूसेंट सफिशियंट है, इसके अलावा कुछ बुक्स आते हैं, 3 सर का एक आता है, तो उनका ऑनलाइन PDF सब मिल जाएगा, उसका बहुत सारा है PDF सब, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। तो नॉन टेक्निकल ये जीए का 15 मार्क्स का जो है सो थोड़ा इसमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जनरल अवेयरनेस जो है सो शुरू से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि वो CBT 1 और CBT 2 दोनों जगह आएगा क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ CBT 1 के लिए, ये 2 में भी आपको पूछा जाएगा 15 मार्क्स का, इसीलिए इसका तैयारी शुरू से ही करना है। और साइंस के बारे में बताइए, 30 मार्क्स का है, मेजर पार्ट का 30 मार्क्स ये 10th लेवल का रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रहेगा। और ये क्वेश्चन इसमें सब जो है सो एकदम 10th लेवल का ही रहेगा। और थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन को देखना पड़ेगा, क्योंकि CBT 1 में और CBT 2 दोनों में RRB आपको एक वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउ करता है कंप्यूटर पे, तो इस हिसाब से कुछ क्वेश्चन सब न्यूमेरिकल टाइप का पूछा जाता है। फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन सब रहता है, वर्क, पावर, एनर्जी हो गया आपका, टाइम, डिस्टेंस, ये सब में कुछ न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन रहता है। फिर केमिस्ट्री से भी रहता है कुछ क्वेश्चन सब। बायोलॉजी में तो सब चीज़ याद रखने का चीज़ है, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स 10th लेवल तक करने से सफिशियंट है, 30 मार्क्स का है, ये सफिशियंट है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो उसके लिए क्या NCERT फॉलो करना पड़ेगा? हाँ, NCERT फॉलो कीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। विद्यासागर का भी एक आता है, विद्यासागर का वो न्यूमेरिकल वाला आता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स का आता है, बायो का भी आता है, उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन, सेलेक्टिव कुछ पॉइंट्स रहता है। पहले डिटेल में NCERT पढ़ लीजिए, उसके बाद विद्यासागर का न्यूमेरिकल सब करके जनरल साइंस हो जाएगा, आराम से कर सकते हैं। और NCERT जैसे पढ़ना हो साइंस के लिए तो कौन से क्लास का पढ़ना पड़ेगा? 10th तक सफिशियंट है, क्लास 6 से 10th तक का पढ़ लीजिए। 9th 10th ही मेन चीज़ है, 9th 10th में ही बहुत सारा चैप्टर सब अवेलेबल है। 9th 10th का सिलेबस कवर करने से एकदम हो जाएगा। और RRB का जो भी नोटिफिकेशन है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें दिया गया है टू दी पॉइंट जो भी है। मैथमेटिक्स का अगर आप मैथमेटिक्स उठाते हैं तो उसका जो भी चैप्टर्स है उसी चैप्टर्स को फॉलो कीजिए। जनरल साइंस का अगर उठाते हैं तो वहाँ से आपका जो चैप्टर्स उसमें दिया गया है उस एकदम नोटिफिकेशन का सिलेबस को फॉलो करने से हो जाएगा। नोटिफिकेशन से बाहर कुछ भी नहीं जाता है, उसके अंदर ही रहता है सारा।
और CBT 2 की तरफ चलते हैं। जैसे इसमें एक फिजिक्स केमिस्ट्री का पोर्शन रहता है, 15 मार्क्स का आता है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें? हाँ, 15 मार्क्स का अभी जैसे बोले CBT 1 में भी जनरल साइंस रहेगा, उसमें तो बायो इंक्लूडेड है। लेकिन अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री का तैयारी कर रहे हैं CBT 1 से तो कर ही रहे हैं, तो वही आपका CBT 2 में भी काम आएगा, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप 10th लेवल तक का जो भी है न्यूमेरिकल पोर्शन सहित, न्यूमेरिकल पोर्शन को स्किप नहीं करना है, तो 15 मार्क्स ये हो जाएगा। तो ये मतलब ये भी 10th स्टैंडर्ड का ही हाँ, रहता है? एकदम 10th स्टैंडर्ड का ही रहेगा, कोई लेवल चेंज नहीं होगा। और इसमें न्यूमेरिकल आता है? हाँ, कुछ क्वेश्चंस 12th लेवल में भी जा सकता है, और 12th लेवल में ऐसा रहेगा क्वेश्चन कि वो 10th से भी रिलेटेड होगा, ऐसा नहीं कि वो 12th में है 10th में नहीं है, उसी से रिलेटेड रहेगा। कुछ 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। और एक कंप्यूटर का सेक्शन रहता है? हाँ, कंप्यूटर एक सेक्शन है जिसमें 10 मार्क्स पूछा जाता है CBT 2 में। उसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट जो है माइक्रो MS ऑफिस जो है उसका, MS एक्सेल, MS वर्ड, इस सब से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये वेब हो गया, इंटरनेट हो गया, सर्वर हो गया, और ऑपरेटिंग से ये सब से कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, प्रोग्रामिंग से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिक्स कंप्यूटर करने से 10 मार्क्स कवर हो सकता है। मतलब ये सवाल जो आता है नॉर्मल रहता है? हाँ, एकदम वन लाइनर क्वेश्चन ही रहता है जनरली कंप्यूटर का, उतना टफ क्वेश्चन नहीं इसके लिए मतलब कोई अलग से बुक लेना पड़ेगा? रहता। हाँ, बुक ले सकते हैं, ढेर सारा अवेलेबल है कंप्यूटर का, कोई एक बुक ही लेके पढ़ सकते हैं। और कुछ मल्टीपल MCQ टाइप का कुछ आता है, PDF सब आता है, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, उससे प्रिपरेशन करने से हो जाएगा। और कंप्यूटर का जहाँ तक बात है, तो आप कुछ एग्जाम्स जैसे कि SSC है, जो भी एग्जाम्स है उसमें कंप्यूटर्स का पोर्शन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ करने से हो जाएगा। वो ज़्यादा ये SSC का JEE का? हाँ, वो प्रीवियस ईयर का कंप्यूटर सेक्शन का जो भी है वो सब पूछने से, तैयारी करने से हो जाएगा। और एक इन्वायरमेंट का सेक्शन रहता है? हाँ, इन्वायरमेंट एक है, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल है, उससे भी 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्वायरमेंट से भी उसका भी एक बुक आता है, उसका पब्लिकेशन का नाम अभी हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा इसका ऑनलाइन भी मिलेगा, अवेलेबल है, वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट से 10 क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि आपका ओजोन लेयर सब हो गया, और अर्थ का जितना भी आपका लेयर सब है, ओजोन स्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ये सब जो है, ये सब से क्वेश्चंस रहता है। और पोल्यूशन से होता है, जैसे गवर्नमेंट्स बीच बीच में वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी सब लाती है, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कुछ कुछ पॉलिसी सब लाते हैं, उससे क्वेश्चन सब आता है। तो इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी है 10 मार्क्स का ये है, थोड़ा इसको भी सीरियसली लेना पड़ता है, क्योंकि ये सब मायने रखता है। तो इन सब के लिए मतलब आपने कोई यूट्यूब चैनल फॉलो किया था क्या? हाँ, यूट्यूब चैनल है, जब हम 2018 में तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम भी हमने, वाईफाई स्टडी से भी मिल जाएगा आपको, और ढेर सारा चैनल सब है, इन्वायरमेंट स्टडी का आप सर्च करके आप उससे तैयारी कर सकते हैं। और जो टेक्निकल पेपर रहता है आपका कौन सा ट्रेड था? हाँ, टेक्निकल 100 मार्क्स का रहेगा CBT 2 में, 50 मार्क्स नॉन टेक्निकल, और टेक्निकल 100 मार्क्स रहेगा, वो आपका इंजीनियरिंग से बिलोंग्स करेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से ही 100 मार्क्स पूछा जाएगा, मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस से है तो इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर साइंस से पूछा जाएगा। आपका कौन सा ट्रेड था? मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से था, उससे 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमने उसमें 85 मार्क्स स्कोर किए थे 100 में? हाँ, 100 में 85 स्कोर किए थे हमने CBT 2 में। उसका कुछ अलग से कटअप रहता है क्या? कट ऑफ ओवरऑल मिला के रहता है। CBT 2 का जो 150 मार्क का है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मिला के, ऐसा नहीं कि कोई क्वालिफाइंग के लिए, सभी मार्क्स नेसेसरी है। CBT 1, CBT 1 में आप 15 टाइम्स को शॉर्टलिस्ट करता है RRB, फिर CBT 2 के लिए आपका ये नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों पार्ट का एकदम कंबाइंड होता है, और एक ही साथ एग्जाम होता है, 150 मार्क्स का, 2 घंटे का रहता है। तो वो सभी मार्क्स जो है सो एडिशनल होते हैं, उसमें कोई ये नहीं है कि एलिजिबिलिटी मैंने क्वालिफाइंग है, सब ऐड होता है पूरा। तो जैसा कि आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, तो उसका प्रिपरेशन आपने कैसे किया था ट्रेड पेपर का? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैंने ऑफलाइन ही किया था, वो जब हम डिप्लोमा का कोर्स कर रहे थे तो उसी दौरान मैंने कॉलेज में ही, और एक और कुछ सर थे उनके पास जाकर के ब्रांच वाइज स्टडी करते थे, और उसके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन भी है, अवेलेबल है, बहुत सारा अवेलेबल है। वो
ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारा बुक सब अवेलेबल है, उससे पढ़ सकते हैं। बेसिक्स क्वेश्चन से भी पूछा जाता है। और इलेक्ट्रिकल का जो पोर्शन सब है, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जिसमें ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रिलेक्टेंस, मैग्नेटिक सर्किट्स, डिफरेंट थ्योरम्स सब है, न्यूटन्स थ्योरम्स, थेवेनिन्स थ्योरम्स है, किरचॉफ्स लॉ है, यही सबसे क्वेश्चंस रहता है। फिर उसके बाद आपका ये मशीन्स पार्ट है टेक्निकल में, जिसमें मशीन्स डीसी मशीन्स है, एसी मशीन्स है। एसी मशीन्स में सिंक्रोनस मोटर होता है, सिंक्रोनस जनरेटर होता है, सिंगल फेज मोटर होता है, ये सबसे क्वेश्चंस रहता है। फिर पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर, प्रोटेक्शन, ये सब से है क्वेश्चन आता है। और फिर आपका ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आता है। तो इसी तरह ये जो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है वो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, उस सिलेबस को कवर कर लेने से 100 मार्क्स का प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब ये डिप्लोमा का सिलेबस से मिलता जुलता सिलेबस? हाँ हाँ, एकदम डिप्लोमा का सिलेबस से बाहर नहीं जाता है, क्योंकि ये डिप्लोमा को मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग तो है ही इसमें। तो डिप्लोमा वाले के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है यहाँ पे, क्योंकि बीटेक के साथ उसको प्रिपरेशन करना है, बीटेक वाले को चैलेंज एक तरह से करना है, तो वहाँ पे प्रिपरेशन उस तरह से करना पड़ता है। और जैसा कि आपने प्रिपरेशन किया, आपका जॉब हुआ, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल रहता है एग्जाम को क्रैक करने में? हाँ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तो जरूरी है करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे आपका इस पैटर्न के हिसाब से तो इससे पहले सिर्फ 2018 में हुआ है, उससे पहले जो भी आरआरबी एग्जाम लेता था पहले कंबाइन रहता था, उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब रहता था, और प्लस हर ब्रांच से क्वेश्चंस पूछा जाता था। ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रिकल थे सिर्फ आपका इलेक्ट्रिकल का पूछा जाएगा, उसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन है, जो भी है सब ब्रांच से क्वेश्चन पूछा जाता था। तो उसके अकॉर्डिंग उस टाइम तैयारी करना पड़ता था। उस टाइम कट ऑफ भी बहुत कम जाता था, वो स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आपके पास डिफरेंट ब्रांच का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उस तरह से प्रिपेयर तो मुश्किल हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है तैयारी करना। उस हिसाब से पहले कट ऑफ कम जाता है, अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल्स जो है सो बढ़ाएगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चंस थोड़ा चांस है कि क्योंकि इस बार वैकेंसी भी कम है, तो कट ऑफ ज़्यादा जाने का चांस है। इस हिसाब से प्रिपरेशन करना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही सब। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जैसे कि पिछला एग्जाम जो लेटेस्ट पैटर्न पे हुआ 18 वाला जिसमें आपका हुआ, तो उसमें कुछ शिफ्ट में एग्जाम हुए होंगे, तो उनको बच्चे फॉलो कर सकते हैं। और साथ में बहुत सारा शिफ्ट है, उसमें से आप क्वेश्चंस को एसएससी का, जैसे एसएससी जेई का मतलब वो लगातार एग्जाम लेता रहता है, तो उसका भी पेपर लगा सकते हैं क्या? हाँ, नॉन टेक्निकल पार्ट्स के लिए आप बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब है। आरआरबी का आप एएलपी टेक्नीशियन का भी नॉन टेक्निकल पार्ट सब का क्वेश्चन है, एनटीपीसी में भी नॉन टेक्निकल पार्ट्स का जो क्वेश्चन है सीवीटी 1 के लिए सफिशिएंट है, उधर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करने से हो जाएगा। और मॉक टेस्ट का क्या रोल है एग्जाम में? मॉक टेस्ट का जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि एकाएक जाते हैं कंप्यूटर पे, जाके वहाँ थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाते हैं, कुछ देर उसका समय उसमें लैप्स हो जाता है, इसीलिए थोड़ा मॉक टेस्ट जरूरी है। अगर किसी फ्रेंड्स के पास लैपटॉप है या किसी के पास कंप्यूटर है, अगर अगल बगल में साइबर कैफे है या उसके वहाँ पे आप कंप्यूटर पे जाके 10 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम से पहले। 2-4 दिन प्रैक्टिस कर लेने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा वहाँ जाने से। तो जरूरी है, मॉक टेस्ट जरूरी है। जब तक एग्जाम का डेट डिक्लेयर नहीं कर रहा है, अपना सिलेबस के हिसाब से अकॉर्डिंगली वो तैयारी करें। जैसे ही डेट अनाउंस हो जाएगा उसके बाद आप टेस्ट शुरू करना, एकदम सिलेबस वाइज शुरू कर दें, जरूरी है। अगर ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना हो तो कौन सा प्लेटफॉर्म आप बताना चाहेंगे लगाने के लिए? ऑनलाइन टेस्ट के लिए हमने टेक्स्ट बुक को फॉलो किया था। टेक्स्ट बुक हम लगभग सीबीटी 1 के लिए 15 से 20 टेस्ट हमने दिया था, और सिलेबस वाइज बहुत सारा टेस्ट दिए थे। टेक्स्ट बुक सफिशिएंट है, उसमें बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक सफिशिएंट है सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए, तो बहुत सारा चीज़ अवेलेबल। और रिवीजन का क्या रोल है? रिवीजन जैसे कि अभी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली और चैप्टर वाइज अगर आप प्रिपरेशन कर लिए हैं, तो उसके बाद रिवीजन ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सब मैथमेटिक्स सब का या मैथमेटिक्स सब में कुछ फार्मूला सब भूल जाते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे रिवीजन ज़रूरी है। रिवीजन तो करना ही है, साथ साथ उसके लिए ग्रुप डिस्कशन टेस्ट जरूरी है। तो ऑफलाइन टेस्ट जो हो करते हैं हम लोग 10 या 8-10 लड़के होते हैं एक साथ मिलके, तो वो टेस्ट बहुत ज़रूरी है। उसमें क्वेश्चन सब रिवाइज होते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं, कभी कभी 2-4 क्वेश्चंस रिवाइज हो जाते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको,
ओवरलैप कर जाते हैं और कुछ क्वेश्चन सेम आ जाते हैं, तो इस तरह से रिवीजन होते रहता है और नया नया क्वेश्चन सब आते रहता है। और 10 लड़के एक साथ रहते हैं तो वहाँ पे डिस्कशन भी हो जाता है, कुछ नए क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं, तो इससे सिलेक्शन का और चांसेस बढ़ता है। और एग्जाम की प्रिपरेशन में आपने कोई रूटीन बनाकर मतलब इसको फॉलो किया था या? हाँ, रूटीन जरूरी है, रूटीन तो एकदम जरूरी है। अभी CBT 1 का फिलहाल तैयारी करना जरूरी है, क्योंकि CBT 1 आगे हैं। तो ऐसा नहीं कि नॉन टेक्निकल पार्ट में ही लगे रहना है, CBT 2 का टेक्निकल पार्ट को भी ध्यान देना है, लेकिन ज़्यादा ध्यान देना है CBT 1 का ही, नॉन टेक्निकल पोर्शन पे ही ध्यान देना है। एक चीज़ होता है कि कुछ लोग CBT 1 को ही सिर्फ दिमाग में लेके चलते हैं और ये बोलते हैं कि जब इसका रिजल्ट हो जाएगा मेरा सिलेक्शन होगा, CBT 1 में होगा कि नहीं होगा, इसके लिए वो CBT 2 का छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, साथ लेके चलना है सबको, और अच्छा से तैयारी करने से होगा ही, एकदम होगा। अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं, टेक्निकल साथ लेके नहीं चलते हैं, तो उसके बाद फिर आपको बहुत कम समय मिलेगा। क्योंकि CBT 1 कंप्लीट होने के बाद RRB हम लोगों को 3 मंथ का समय लगभग दिया था। जुलाई में रिजल्ट आया था, फिर अक्टूबर में ही एग्जाम हो गया था CBT 2 का, इसीलिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए CBT 2 का टेक्निकल पार्ट भी आपको लेके चलना है साथ में। दोनों एग्जाम का एक ही साथ करना होगा, लेकिन CBT 1 अगर सामने में है तो उसका ज़्यादा तैयारी करना है, टेक्निकल पार्ट बाद में देखा जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा करके तैयारी करते जाना है सब। और बच्चों के मोटिवेशन के लिए एक बार अपना मतलब जिस समय आपको ज्वाइनिंग हुआ था उस समय आपको मतलब सैलरी क्या लगी थी वो बता दीजिए। हाँ, इसका RRB JEE का इनिशियल सैलरी 35,400 होता है, इसका बेसिक होता है। उसके हिसाब से गवर्नमेंट का जो अभी DA चल रहा है, अभी तो DA 50% चल रहा है। जब हम ज्वाइन किए थे उस टाइम DA 17% था, तो उसके अकॉर्डिंगली DA ऐड होता है उसमें। और ट्रेनिंग पीरियड में सिर्फ बेसिक और DA मिलता है, उसके बाद कुछ एलिवेंस सब मिलता है, जैसे आपका हाउस रेंट एलिवेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट एलिवेंस हो गया, ट्रेवलिंग एलिवेंस हो गया, ये सब ट्रेनिंग के बाद मिलता है। ट्रेनिंग में आपको सिर्फ बेसिक DA मिलेगा, तो वो सैलरी ठीक ठाक मिलता है, सैलरी ठीक है। अप्रोक्स लगभग कितना चला जाएगा ट्रेनिंग में, कितना जाएगा? ट्रेनिंग में अभी के हिसाब से अभी तो बेसिक हो गया 50%, तो 35,000 ये है आपका, 50% लगभग 18,000 ये मान के चलिए, लगभग 53,000 जाएगा, 54,000 जाएगा। और आपका जैसे NPS है उसमें 10% एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन होता है, तो ट्रेनिंग पीरियड में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा उसमें, उसका जितना भी सैलरी आपका बनेगा पूरा हैंड में आ जाएगा। और ट्रेनिंग के बाद उसमें 10% आपका सैलरी से कटेगा, बेसिक प्लस DA का 10% आपका NPS में जमा होगा, वो आपका प्रोविडेंट फंड में जमा होगा, और रिटायरमेंट के लिए वो जमा होता है, गवर्नमेंट का रूल है। और सैलरी का बात है तो हर डिपार्टमेंट वाइज थोड़ा वेरी करता है। कुछ जैसे ओपन लाइन का हुआ, वहाँ पे अगर आप हेडक्वार्टर से दूर हैं, ट्रैक मशीन सब में हैं, हेडक्वार्टर से दूर हैं, तो आपका 1,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से बनता है, और कंटिजेंसी अलाउंस भी मिलता है। उस हिसाब से ओपन लाइन में 80 के अप्रोक्स सैलरी अभी फिलहाल हम लोग की बैचमेट का जो है सो बन रहा है। तो एक बच्चों को फाइनल मोटिवेशन दे दीजिए कि जो तैयारी में लगे हुए हैं अभी, NTPC, आपका JEE, ALP टेक्नीशियन, ग्रुप डी भी आने वाला है, तो उनके लिए थोड़ा बताइए कुछ। हाँ, एग्ज़ाम ढेर सारा है, अवेलेबल है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एकदम खुशी से तैयारी कीजिए, सिलेबस के हिसाब से कीजिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ढेर सारा आपके पास मटेरियल सब अवेलेबल है, आजकल ऑनलाइन का समय आ गया, आपके पास बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है, टीचर्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन टीचर्स अवेलेबल है। अगर आप फाइनेंशियली आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, फिर भी आपके पास अगर ऑनलाइन से अगर आप हेल्प लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस को फॉलो कीजिए, सिलेक्शन 100% होगा। और जो भी आपके सीनियर्स सब हैं, अगर आपके पास आसपास अच्छा नॉलेज वाले स्टूडेंट्स सब हैं तो उसका हेल्प लीजिए, वो बहुत मायने रखता है। उनके साथ डिस्कशन सब कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा रविंदर जी का इंटरव्यू, जो कि रेलवे में JEE पोस्ट पर अभी हैं, और आशा करता हूँ कि आपको सारी स्ट्रेटजी क्लियर हो गई, और जो भी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो भैया का बहुत धन्यवाद समय देने के लिए चैनल पर, और आप सभी का भी धन्यवाद। सबका धन्यवाद।